जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं धर्मदेव कुमार। आज हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत चार्ज और मास में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कभी कभी जो है ये पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। और दोस्तों हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, किस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। उसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ का फैक्टर फॉर्म किस प्रकार से डिराइव किया जाता है ये पढ़ेंगे हम लोग। तो इन सारी बातों को आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि ये हम लोगों का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है वो बताया था, चार्ज क्या होता है वो बताया था, और चार्ज के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं लगभग उन सारी बातों की जानकारी प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी है। तो आप लोग यदि फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख ले, उसके बाद सेकेंड लेक्चर पढ़ाए। बारी बारी से हम लोग 12th का जो सिलेबस है वो सारा कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए जो आज का हम लोगों का टारगेट है वो है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास यानी कि चार्ज में और मास में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये पहला जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है इस बात को। और दूसरी तरफ मास देख लीजिए, तो मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है चार्ज का। वही देख लीजिए मास, मास जो है वो कंजर्व नहीं होता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा बाय ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी कि मास कंजर्व्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटिनाइजेशन प्रिंसिपल Q इक्वल टू एन ई, प्रीवियस लेक्चर की बात है दोस्तों, मैंने आपको बताया है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। और दूसरा जो आपका है मास जो है वो क्वांटिनाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड, है ना। इसमें क्या होता है मास में कि हम लोग 4.5 किलो 5.5 किलो हम लोग ले सकते हैं, इसका अलग बात है, ठीक है। लेकिन इसमें चार्ज में जो है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, समझे ना। इसमें जो है मतलब 4.5 पीस चार्ज ऐसा नहीं ले सकते, है ना। ये 4, 10, 20, 25 इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है फोर्थ प्रॉपर्टीज है, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ठीक है। क्यू जो रेस्ट में होगा उतना ही क्यू जो है मोशन में होगा, लेकिन मास जो क्या होता है, मास इज रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट, ठीक है। मास जो है वो वैरी करता है, समझ में आया। जितना रेस्ट में होता है उतना जो है मोशन में मास नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आइए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, फोर्स बिटवीन चार्जेज में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चार्ज के बीच जो फोर्स होता है या तो अट्रैक्शन का फोर्स होता है या रिपल्सन का फोर्स होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन फोर्स बिटवीन मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, और मास के बीच जो हमेशा अट्रैक्टिव का फोर्स जो है वो होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक है, समझ में आया। आप इसको देख लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आइए अब हम लोगों का है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किस प्रकार से जो है मतलब चार्ज किया जाता है, चार्जिंग होता है वो देखेंगे। तो हम लोग इसमें 3 प्रकार का देखेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है दोस्तों।
तो आइए हम लोग देखते हैं पहला जो आपका है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट को जो है ना वो रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, जिसके द्वारा जो है वो चार्ज होता है। देखिए, रिक्वायर्स रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। समझ में आया? कोई दिक्कत? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन रिक्वायर रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। समझ में आया? जब दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जिसके द्वारा जो है वो ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो जो है क्या है आपका, टोटल चार्ज ऑन बोथ बॉडीज रिमेन सेम। टोटल चार्ज सेम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज जो है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है चार्ज। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे देखिए कि ये चित्र जो आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना चित्र, ये सिल्क है, ये क्या है, सिल्क है, और ये ग्लास रड है। इस दोनों को जब हम रब करेंगे ना तो ग्लास रड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पर जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है सिल्क पर निगेटिव चार्ज? बिकॉज एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, सिल्क जो है उसका एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जो है एफिनिटी होता है। ठीक है, जिसके कारण सिल्क पर जो है वो निगेटिव चार्ज और रड पर जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं कि ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ग्लास रड पे जो है आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज, फर पे पॉजिटिव चार्ज, और रबर और इवोनाइट रड पे जो है निगेटिव चार्ज, वुडन क्लॉथ पे जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज, और एम्बर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट उस पर निगेटिव चार्ज, ड्राई हेयर इस पर पॉजिटिव चार्ज, और कॉम पर जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन ये क्या होता है? रिक्वायर्स ओनली कॉन्टेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड नो रबिंग, द कंडक्टर विल बी चार्ज्ड विथ सेम साइन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग रगड़ेंगे नहीं, दो ऑब्जेक्ट को जो है रब नहीं करेंगे। समझ में आया? दो ऑब्जेक्ट को रब नहीं करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लाएंगे जिस पर मतलब चार्ज हो, दूसरा जो है वो न्यूट्रल या अनचार्ज बॉडी लाएंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये मैंने एक चार्ज बॉडी लाया, ये जो है आपका अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, समझे? इस पर जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो है वो न्यूट्रल अनचार्ज है। दोनों को मैंने संपर्क में लाया, सटाया, रगड़ा नहीं, कांटेक्ट में लाया। और जब इस पर कांटेक्ट में लाएंगे तो देखने को हम लोगों को मिलेगा कि दोनों पर निगेटिव चार्ज, अगर निगेटिव वाली बात है, निगेटिव चार्ज अगर लाएंगे तो दोनों पर निगेटिव निगेटिव चार्ज जो है आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हटाएंगे तो फिर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सेम कंडीशन हमारा पॉजिटिव में भी होगा। देखिए, पॉजिटिव वाला लेकर आए, ये अनचार्ज बॉडी है, दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया, देन आफ्टर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया। ठीक है, समझ में आए? और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, एक बात और जो है मैं आपको बता दूं कि अगर शेप साइज मटेरियल का सेम हो, ठीक है ना, समझे? शेप साइज, इफ शेप साइज मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम, अगर शेप साइज किसी भी कंडक्टर का सेम हो, समझ में आया? तो दो मतलब एक चार्ज को एक अनचार्ज बॉडी को लाएंगे तो दोनों पर जो है वो हाफ हाफ चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये H जो आपका है उस पर 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसी Na पर जो है 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट है, लास्ट है मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि इंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ चार्ज्ड बॉडी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अदर चार्ज्ड बॉडीज विदाउट टचिंग देम और लूजिंग इट्स ओन चार्ज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं कि दो हम अनचार्ज्ड बॉडी लाते हैं। क्या करते हैं? दो अनचार्ज्ड बॉडी हम लोग लाते हैं, उसके पास में एक
चार्ज बॉडी जो है हम लाते हैं, चार्ज रड लाते हैं, देखिए इस पर पॉजिटिव है, इस पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, समझ में आया। इसको संपर्क में लाते हैं तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाता है, ठीक है। चूँकि लाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्ज रिपेल करेगा, समझ। लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण जो है ये निगेटिव और ये पॉजिटिव इस तरफ आ जाता है, पॉजिटिव जो है वो उस तरफ चला जाता है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत, समझे। चलिए अब देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों अब इस रड को जो है हम बनाए रखेंगे, यहाँ पर रड को जो है वो बनाए रखेंगे, रड को जो है क्या करेंगे, बनाए रखेंगे, समझे। देखिए रड को जो है बनाए रखेंगे, और इस पर देखेंगे एक, दोनों को अलग भी हटा देंगे तो एक पर पॉजिटिव निगेटिव और दूसरे पर जो है पॉजिटिव, उस साइड पे पॉजिटिव आ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। देखें अब मैंने क्या किया कि नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने रड को हटा दिया, अब निगेटिव पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फिर देखिए ये निगेटिव चारों तरफ इसमें बट गया, इसमें जो है पॉजिटिव बट गया। तो इस प्रकार से जो है इंडक्शन के थ्रू, किसके थ्रू दोस्तों, इंडक्शन के थ्रू हम लोग अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक है। कभी कभी ये दूसरा तरीका भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि एक अनचार्ज बॉडी लाते हैं, ठीक है, उसके बगल में एक रड रखते हैं, ठीक है। तो इस तरफ यदि पॉजिटिव है तो इस तरफ निगेटिव और उस तरफ पॉजिटिव आ गया, समझ में आया। अब हमको बॉडी को जो है निगेटिवली चार्ज करना है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारी धरती माँ, मतलब जो अर्थ है वो निगेटिवली है चार्ज, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उसको। तो इसको अर्थ से जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि सारा जो है ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज के मिलकर हो गया समाप्त। अब इस पर टोटल निगेटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समझे। तो इस प्रकार से इंडक्शन के थ्रू चार्ज करने का काम हम लोग करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आइए हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ये कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, क्या होता है ये कूलम्ब्स लॉ। अब होता क्या है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, इस फिगर में आप देखिए यहाँ पर जो है ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज, समझ में आया। तो ये Q1 चार्ज पर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12, और इस तरफ है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, समझ में आया। इस तरफ जो फोर्स है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने ये r माना, कितना माना, दोनों के बीच का डिस्टेंस r माना, ठीक है। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। और F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट K देंगे जो हो जाएगा F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। यहाँ पर जो K है वो जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फॉर फ्री स्पेस एंड वैक्यूम के लिए, ठीक है। जहाँ K का वैल्यू जो है वो क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इन्वर्स 2, ठीक है, समझ में आया। और K इक्वल टू होता है 1/4πε0। यहाँ पर जो इप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर जो आपका बाबू इप्सिलॉन नॉट है ना, वो क्या है, इप्सिलॉन नॉट जो आपका है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12
कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2। समझ में आया? इप्सिलॉन इसको ग्रीक में जो इप्सिलॉन कहते हैं, समझ में आया? और ये जो इप्सिलॉन नॉट होता है, द मीडियम अलाउ परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट। ठीक है, समझ में आया? और दूसरी बात ये जो है आपका फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर डिपेंड करता है। और ये जो फोर्स है एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेज, दो चार्ज के सेंटर से, कहाँ से? दो चार्ज जो होता है उसका जो सेंटर होता है उस सेंटर के अकॉर्डिंग जो है ये मतलब कि कार्य करता है। समझ में आया? और आपको मैं बता दूं कि ये अंततः जो है हम लोगों का जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि ये इप्सिलॉन नॉट क्या है, के क्या है ना? तो इसका जो है मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, आने वाले लेक्चर में जो है इसके बारे में पूरा चर्चा हम लोग करेंगे। एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसमें आपको सारी जानकारी इप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो ये अपना जो है ये कूलॉम्ब्स लॉ का जो टॉपिक हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इप्सिलॉन नॉट का यूनिट एंड डायमेंशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो होता है क्या होता है कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अगर ये 1/ε0 यहीं पे छोड़ दें तो एफ आर स्क्वायर Q1 Q2 हो जाएगा अपॉन Q1 Q2। 1/ε0 एफ आर स्क्वायर Q1 Q2, अगर इप्सिलॉन यहाँ कर दें तो ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, बता सकते? चार्ज का SI यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। तो Q1 का कूलम, Q2 का कूलम, तो कूलम स्क्वायर। और फोर्स का तो न्यूटन होता है और डिस्टेंस का मीटर यानी मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2। समझ में आया? तो सो वी कैन से दैट SI यूनिट ऑफ इप्सिलॉन नॉट इज कूलम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऑप्शन के थ्रू इसको पूछ दिया जाता है, तो याद रखेंगे। ऐसे 2 नंबर में इसका इस प्रकार से क्वेश्चन बनाकर दे देता है कि इसका SI यूनिट निकालिए, डायमेंशन निकालिए। ठीक, आइए डायमेंशन भी निकाल दिया जाए। देख लीजिए डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा भैया। डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? अब इप्सिलॉन इक्वल टू Q1 Q2 एफ इंटू आर स्क्वायर हो गया। तो Q1 का जो है वो चार्ज का क्या होता है? IT कहते हैं या AT कहते हैं, डायमेंशन होता है तो AT मल्टीप्लाइड AT हो गया। फोर्स का तो MLT इन्वर्स 2 होता ही है, और डिस्टेंस का L स्क्वायर हो गया। तो इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा बाबू? M ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और L जो है इधर 2 है इधर 1 है, तो 1 और 2 3 हो गया, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स 3 हो गया। ठीक है, T इन्वर्स 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T स्क्वायर, और ये जाएगा ऊपर तो T4 हो जाएगा, और A मिलकर A स्क्वायर हो जाएगा। यही हो गया आपका इप्सिलॉन नॉट का जो है वो डायमेंशन हो गया। ठीक है, आया ना समझ में? चलिए, और इसके A की जगह हम लोग I भी कह सकते हैं, क्योंकि चार्ज का जो डायमेंशन होता है ना वो IT भी होता है। ठीक है, करेंट इनटू टाइम, जिसको I या A से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो दोनों सही है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चले बढ़े आगे की ओर। चलिए साथी चल चला चल, वो साथी चल चला चल। आइए, कूलम्ब्स लॉ ऑल्सो अ इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ऑब्जेक्टिव पॉइंट की व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। F जो होता है वो क्या होता है? F क्या होता है? F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जब ये R जब बढ़ेगा
तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। आर जब बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। अब फोर्स अगर घटेगा, फोर्स अगर घटेगा इसका मतलब क्या है कि आर बढ़ रहा है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जब डिस्टेंस को हम लोग, सबसे पहले तो उसका ग्राफ देख लीजिए कि ये एफ है, ये आर का जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, इसका ग्राफ इस प्रकार से जाएगा, समझें। यानी कि मतलब आर जब बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, इस प्रकार से जो आपका ग्राफ बनेगा, समझें। कभी कभी यह पूछ लिया जाता है हम लोगों से कि आर को जब डबल कीजिएगा ना तब क्या होगा। तो देखिए आर को जब डबल कीजिएगा तो यहाँ पर अगर आप आर की जगह 2 डालिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी फोर्स जो है वो 4 गुना कम हो जाएगा फोर्स, ठीक है। यानी आर डबल किए फोर्स कम हो गया, है ना। दूसरा है कि आर को यदि आप हाफ कर दीजिए तो आर को क्या कर दीजिए 1/2 कर दीजिए, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो फोर्स कितना हो गया 4 गुना फोर्स हो गया, समझ में आया। तो आर को जब हाफ करेंगे तो फोर्स कितना 4 गुना, और आर को जब डबल करेंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। F बराबर F/4, ठीक है ना, समझ में आया, ये कम हो जाएगा, ठीक है। चल आइए पहले तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जब ये बोर्ड में पूछ दिया तो इम्पोर्टेंट जो हो गया, ठीक है। कभी कभी जो है कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिए, है VVI है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों है ना, यहाँ पर जो है आपका ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, देख रहा है ना, हाँ। तो इस पर जो फोर्स लगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12, इस पर फोर्स जो लगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो ये आर है, ये आर है, ठीक है ना, इसका 2 डायरेक्शन होगा, ठीक है, 2 डायरेक्शन होगा, एक ठो इस तरफ डायरेक्शन होगा और एक ठो इस तरफ डायरेक्शन होगा। किस तरफ, एक ठो इस तरफ डायरेक्शन होगा और एक ठो इस तरफ डायरेक्शन होगा, समझ में आया। देखिए डायरेक्शन दिया गया है, दोनों तरफ जो है डायरेक्शन होगा, एगो इस तरफ है, एगो एक ठो जो है आपका इस तरफ होगा और एक ठो इस तरफ होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये जो ऊपर वाला हो जाएगा वो R2 माइनस R1 हो जाएगा, समझ में आया, हाँ, यानी कि मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, आर का, और इधर जो है R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब निकालते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मॉड में डाल दिए, मॉड R स्क्वायर, समझ में आया। दूसरी बात, अब हमको बताइए 11th में हम लोग पढ़े थे ना, 11th में पढ़े थे कि जब डायरेक्शन देने की बात हो तब क्या करते हैं, क्या करते हैं, जब डायरेक्शन देने की बात हो तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ में आया। तो इसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। और जब इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक बात और पढ़े थे हम लोग, फार्मूला A कैप इक्वल टू वेक्टर A वाई मॉडुलस अंदर वेक्टर A, पढ़े थे ना ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से करेंगे, ये A कैप है तो ये R1 माइनस R2 अपॉन मॉडुलस अंदर R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए भैया, अब ये क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर है तो R1 माइनस R2 इक्वल टू R हम लोग माने हैं, ठीक है, इसी के कंपेयर में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है वो पावर जुट कर R1 माइनस R2 का क्यूब हो जाएगा और ये जो है वो R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो यही आपका फोर्स जो है वो निकला वेक्टर फॉर्म में, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। सिमिलरली हम लोग ये भी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी हम लोग कर सकते हैं, K/Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, और इधर भी
R2 माइनस R1। समझ में आया? बस कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें R1 माइनस R2 है, इसमें R2 माइनस R1 है। ठीक है, दोनों तरफ बस इतना चेंज कर देंगे, हम लोगों को ये याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है। चल आगे देखिए, कभी कभी जो है ये पूछ दिया जाता है, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन Fe एंड Fg। क्या होता है ये Fe एंड Fg? है ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। क्या होता है? पढ़े हैं ना, पढ़े हैं ना। देखिए, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Fe क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। पढ़े ना भी कूलम्स लॉ। और ये Fg बराबर क्या होता है? G m1 m2 अपॉन R²। ठीक है, जहाँ पर K का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और G का वैल्यू कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ठीक है, इसमें सिमिलरिटी क्या होता है? तो दोनों जो है आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है। देखिए, ये F R², ये Fg R²। ठीक है, दोनों जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है। ठीक, और दोनों जो है वो एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, दोनों जो है वो सेंटर की लाइन ज्वाइनिंग पर ही मतलब कि एक्ट करता है। समझ में आया? ये जो है आपका सिमिलैरिटीज है। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है? तो Fe जो होता है वो रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। ठीक है, Fe फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। वही जो है Fg जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। क्या होता है ये? Fg इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है और Fe जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। समझ में आया? और इसमें Fg जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ठीक, फिर से देख लीजिए, सिमिलैरिटीज क्या है? ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है और ये एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग है। ठीक है, उसी में यहाँ देख लीजिए, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होता है, और लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद Fg जो है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है और Fe जो है वो डिपेंड अपॉन मीडियम होता है। ठीक है, समझ में आया? तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी बोर्ड की तैयारी होता रहे। और आपको यदि अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं कि दूसरे भी इनसे सीखें, तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे आपकी इच्छा। जय हिंद, जय हो, धन्यवाद।